और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पेश हुए बजट की भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य को प्रगति पर ले जाने वाला बजट करार दिया। बोंडे ने कहा कि इस बजट में विदर्भ पर खास ध्यान दिया गया है। बजट को लेकर बोंडे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय राज्य अशक्त हो गया था। उसे देवेंद्र फडणवीस ने बजट के माध्यम से पंचामृत देने का काम किया है। इस बजट में सभी समाज, महिला, किसानों का खास ध्यान रखा गया है और विदर्भ के विकास को लेकर कई योजनाओं को शुरू किया गया है। देशाची अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी $5 ट्रिलियन म्हणजे $5 ट्रिलियन पर्यंत घेऊन जाण्याचं त्यांनी सुतोवाच केलेलं आहे। मग महाराष्ट्राने पण पाठीमागे राहायला नको आणि म्हणून वित्तमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी $1 ट्रिलियन लक्ष्य ठेवलं आहे। $1 ट्रिलियन म्हणजे $1 ट्रिलियन म्हणजे $1 लाख कोटी। $1 लाख कोटी म्हणजे साधारणतः 80 लाख कोटी रुपये। तर 80 लाख कोटी रुपयापर्यंतची आपली अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नेण्याचं काम या माध्यमातून केलं जाणार आहे। आणि त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे की पायाभूत सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट। आता आपल्याला माहिती आहे की एक समृद्धी महामार्ग झाला तर मुंबईपर्यंत शेतकऱ्याचा माल, शेतकऱ्याचा भाजीपाला असो, फळं असो, महिला बचत गटाचे उत्पादनं असो, इथे बांबू क्लस्टर आहे महिलांच्यासाठी निर्माण केलेलं आहे, त्या बांबूचे प्रॉडक्ट असो, ते मुंबईपर्यंत, पुण्यापर्यंत सहजतेने जाऊ शकते। आणि म्हणून हे पायाभूत सुविधावर जास्त जोर महाराष्ट्राला प्रगत कालाकडे नेण्याकरता या अर्थसंकल्पामध्ये केलेला आहे। आणि म्हणून कोरोनाच्या काळानंतर या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये जो महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अशक्त झाला होता, त्या अशक्त झालेल्या महाराष्ट्राला पंचामृताचं टॉनिक देऊन महाराष्ट्र सशक्त झाला पाहिजे, शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे, शेती उन्नत झाली पाहिजे, उद्योग धंदे वाढले पाहिजे, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजे, समाजाच्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन एक समृद्ध आणि सर्वश्रेष्ठ राज्य म्हणून महाराष्ट्र निर्माण झालं पाहिजे, यासाठी हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला। आणि त्या निमित्तानं आजची पत्रकार परिषद घेतली। आपणास काही विचारायचं असेल तर निश्चितपणे आपण विचारू शकता। राज्य का बजट पेश होने के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अजीत पवार द्वारा आंख मारे जाने का वीडियो खासा वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के मीडिया को संबोधित किए जाने के दौरान पवार द्वारा की गई इस हरकत पर भाजपा ने चुटकी ली है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस घटना को लेकर कहा कि यह एक तरह से उद्धव ठाकरे की खिल्ली उड़ाने जैसा है। बोंडे ने कहा कि जिस समय उद्धव ठाकरे बजट के विरोध में बोल रहे थे, उसी दौरान अजित पवार ने आंख मारी। पवार के इस हाव भाव का यही मतलब है कि ठाकरे चिल्लर बात बोल रहे हैं। बोंडे ने कहा कि देश में आंख मारने वाले 2 लोग हुए हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे पवार। उद्धव ठाकरे जब बोल रहे थे तब अजित पवार की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। दादा को मालूम था कि बजट अच्छा है। अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे होते तो कोई आंख मारने की हिम्मत कर सकता था क्या? महाराष्ट्राला या बजेटच्यामुळं अमृतकालामध्ये प्रगतीसाठी जाण्याचा मार्ग प्रशस्त झालेला आहे आणि म्हणून सर्वांनी स्वागत करायला पाहिजे। मी विरोधकांच्याही प्रतिक्रिया पाहिल्या, त्या विरोधकांच्याही प्रतिक्रियेमध्ये विरोध करण्यासारखं त्यांना काहीच वाटत नव्हतं। म्हणजे मी तर अजितदादाची प्रतिक्रिया पाहिली तर अजितदादांनी शेवटी म्हटलं नाही ह्या गोष्टी चांगल्या केलेल्या आहे, म्हणजे अनेक गोष्टीसाठी त्यांना चांगलं जबरदस्तीनं म्हणावं लागलं। म्हणजे जेव्हा उद्धवजी ठाकरे बोलत होते, उद्धवजी ठाकरे विरोधात बोलत होते, तर अजितदादांना डोळा मारावा लागला किंवा हे काही हे चिल्लररित्या बोलतात आहे म्हणून। म्हणजे तुम्ही पाहिला की नाही पाहिला? अजितदादांनी डोळा मारला, पाहिला की नाही पाहिला? म्हणजे डोळा मारणारे आता 2 जण झाले भारतात। एक पहिले म्हणजे डोळा मारणारे भारतामध्ये 2 जण झाले। एक मिठी मारल्यानंतर डोळा मारणारा झाला राहुल गांधी, आणि दुसरं उद्धव ठाकरे एवढ्या मोठ्या पक्षाचा नेता जेव्हा बोलतात आहे, काय बॉडी लँग्वेज होती अजितदादाची? म्हणजे कागद खाली पाडले लहान मुलासारखे, आणि ते वाकले की तिथे गोंधळ निर्माण व्हावा म्हणून।
कारण की अजितदादांना माहीत होतं एवढं बजेट चांगलं आहे की हा बुवा उगीच विरोधात बोलेल म्हणून. आणि मग जेव्हा ते बोलत असताना डोळा मारला. खरं म्हणजे मला समजत नाही, जर का शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जर असते तर कोणी डोळा मारू शकलं असतं? म्हणजे पूर्ण ऐका. कारण की कसं आहे की मी एक शिवसैनिक आहे. मलाही ते जाणवतं की एवढ्या मोठ्या शिवसेनेच्या अध्यक्षाच्या समोर त्याची खिल्ली उडवावी, डोळा मारावा आणि कोणत्याच शिवसैनिकाला काहीच नाही वाटावं. म्हणजे आपल्या नेत्याचा एवढा मोठा अपमान झाला त्याबद्दल काहीच वाटू नये. म्हणजे हे अतिशय आश्चर्य म्हणजे मला तर समजतच नाही की शिवसैनिक गोळे झाले काय, म्हणजे एवढं सहन करण्याची कपॅसिटी झाली. याचाच अर्थ असा आहे की अजितदादांना हे माहीत होतं की यांच्या विरोध करण्याला काही अर्थ नाही. बजेट अतिशय चांगलं दिलेलं आहे. अर्थसंकल्प देवेंद्रजी फडणवीसांनी अतिशय चांगला मांडलेला आहे आणि विरोधात ते बोलायला लागल्याबरोबर दुसऱ्या माणसाला डोळा मारला की बा हे बोलत आहे, हे फालतू आहे, हे बोलत आहे, याला काही अर्थ नाही, हाच त्याचा अर्थ आहे. राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य के बजट की घोषणा की थी. इनमें अमरावती एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड की घोषणा भी की गई. हालांकि कितने निधि से एयरपोर्ट का विकास होगा इस बारे में फडणवीस ने कोई जानकारी नहीं दी है. यही वजह है कि डीसीएम विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सुनील देशमुख ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश राज्य के बजट में छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे के लिए 734 करोड़, शिरडी हवाई अड्डे के लिए 524 करोड़, नागपुर मिहान के लिए 100 करोड़, लेकिन अमरावती एयरपोर्ट के विकास के लिए कोई निश्चित राशि की घोषणा नहीं की गई है. इसी मुद्दे पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि अमरावती राज्य का एकमात्र विभागीय स्थान है जहां कोई हवाई सेवा चालू नहीं है. डॉक्टर सुनील देशमुख ने एयरपोर्ट के विकास को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका भी दायर की है. या जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो तेव्हा त्या या बिलोरा एअरपोर्टाला सुरुवात केली आणि तेव्हा पहिला शासन निर्णय काढला 2009 ते आज 2023 म्हणजे जवळजवळ 14 वर्षाचा वनवास आपण भोगून राहिलो. आणि मुख्य म्हणजे पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये एकमेव विभागीय मुख्यालय आहे की जिथे एअरपोर्ट नाही. हे असताना सुद्धा आणि महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाचे मुख्यमंत्री तेव्हा तत्कालीन, आता विदर्भाचे उपमुख्यमंत्री असताना सुद्धा पाहिजे त्या प्रमाणात तरतूद या बिलोरा एअरपोर्टसाठी झाली नाही, हे असं माझं म्हणणं आहे. तुम्ही पहा ना, तुम्ही एअरपोर्ट तुम्ही जे याच्यात अधिवेशनामध्ये जो अर्थसंकल्प सादर केला त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पेसिफिकली 734 कोटी हे लँड ॲक्विजिशन भूसंपादन औरंगाबादच्या किंवा संभाजीनगरच्या भूसंपादनासाठी विमानतळासाठी दाखवले. तसंच शिर्डीच्या विमानतळाचं एक्सपान्शन करण्यासाठी, विस्तारीकरण करण्यासाठी 534 कोटी रुपये दाखवले. नागपूरच्या विमानतळाचं विस्तारीकरण एक्सपान्शनसाठी मिहानच्या तिथे 100 कोटी दाखवले. पण अमरावती आणि अकोला या बाबतीत फक्त मोघम अमरावती आणि अकोला या विमानतळ लवकर सुरू करण्याची योग्य ती कारवाई किंवा योग्य ती निधी देण्यात येईल. माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जसं बाकी एअरपोर्टसाठी, बाकी विमानतळासाठी जशी स्पेसिफिक निधीची घोषणा केली तशी एक 50 कोटी 60 कोटी एक आज जवळजवळ 50-60 कोटी रुपये आज एअरपोर्ट कार्यान्वित होण्यासाठी लागतात. तेवढी निधीची घोषणा झाली असतं तर आम्हाला चांगलं वाटलं असतं. जबकि अमरावती शहर के लिए स्वीकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज को अन्य जिलों के साथ अमरावती मेडिकल कॉलेज में जोड़ा गया और फंड नहीं दिया गया. इस बीच डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि विदर्भ के अन्य जिलों के लिए भी वही प्रावधान किया जाना चाहिए जो नागपुर के लिए दिया जाता है. मेडिकल कॉलेजचं 13 मेडिकल सोबत अमरावती जोडून टाकली. अरे मला तुम्ही सांगा, आज प्रत्येक विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येक नागपूर, पुणे, औरंगाबाद आणि मुंबई तर कमीत कमी 3 ते 4 मेडिकल कॉलेज आहे. एकमेव अमरावती असा आहे की जिथे एकमेव मेडिकल कॉलेज आहे, ते प्रायव्हेट आहे. एकही गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाही. असं असताना
तुम्ही 13 मेडिकल कॉलेजचे जे लिस्ट दिली त्याच्यात अमरावती टाकलं, म्हणजे तुम्ही आता लाईनीत उभे राहा. मला काय म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही नागपूरसाठी तडफड करता, ज्या पद्धतीने नागपूरसाठी तुम्ही निधीची उपलब्धता करून घेता, 1000 हेक्टरचं तुम्ही तिथे लॉजिस्टिक पार्क उभारला आहे, 100 कोटी रुपये विभागीय क्रीडा संकुलसाठी दिले, तसं का नाही करत तुम्ही अमरावतीसाठी? तसं तुम्ही का नाही करत अकोल्यासाठी? का नाही करत बुलढाण्यासाठी? म्हणजे नागपूरसाठी निधीची तरतूद करून अर्थसंकल्प मांडायचा आणि बाकी जिल्ह्यासाठी फक्त मोघम करू, बिलकुल आम्ही आता पाठीमागे हटणार नाही, अशा गोष्टी सांगून तोंडाला पानं पुसायचे. म्हटलं हे चुकीचं आहे. नागपूर म्हणजे विदर्भ नाही. अकोला आणि अमरावतीच्या एअरपोर्टसाठी तुम्ही तातडीने तुमचे जे अर्थसंकल्पाचं जे उत्तर आहे त्याच्यामध्ये किती पैसे ठेवणार आहात असं स्पेसिफिक सांगा. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे पाण्याला स्वतः आपल्या ताटामध्ये सगळं वाढून घेणे, सगळ्या पंचपक्वानं वाढून घेणे आणि बाकी जिल्ह्याला गोपालकाल्यासारखं लाईनीत उभं राहून तुमच्या वाट्याला जेवढं आहे ते आपल्या कटोऱ्यात घ्या असं सांगणं हे उचित नाही. मला वाटतं उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या उत्तरामध्ये या स्पेसिफिक 2 गोष्टी अमरावतीसाठी कराव्या. इस साल फडणवीस का पंचामृत बजट एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। धन के बजट में प्रावधान नहीं होने से अब ये अहम सवाल है कि एयरपोर्ट के विकास कार्य कैसे पूरे होंगे। ऐसे में अमरावती का 14 साल बाद भी प्लेन से उड़ान भरने का सपना अधूरा है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। कुछ लोग अहंकार को देशद्रोही कहते हैं। हम देशद्रोही है लेकिन नेता के देशद्रोही है। हम कभी जनता के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। यह बयान विधायक बच्चू कडू ने अमरावती जिले के तिवसा में शिव जयंती कार्यक्रम में दिया। उन्होंने इस समय यह भी कहा कि जनता को नेताओं, पार्टी और मुझसे नहीं बल्कि अपनी वफादारी देश और अपने पिता के प्रति रखे। तुम्ही झेंडा बदलला का तुम्ही बदलून जाता, प्रश्न महत्वाचा नाही. काही लोक आम्हाला गद्दार म्हणजे आम्ही गद्दार आहोत, बिलकुल गद्दार आहोत, पण आम्ही नेत्याचे गद्दार आहोत, जनतेचे गद्दार नाही. बिलकुल नाही. जनतेचे गद्दार आम्ही कधी होणार नाही. उसके लिए जो भी करना है वो कर लूंगा, जो भी सहन करना है वो भी करूंगा. सामान्य माणसाला थापड मारली तरी बेहत्तर, पण नेत्याची गुलामी करणारा बच्चू कडू नाही नक्की आहे. आणि त्या हिशोबानं तुम्ही आम्ही सगळ्यांना निष्ठा नेत्यावर ठेवू नका, बच्चू कडूवरही ठेवू नका, कोणत्याही पक्षावर ठेवू नका. निष्ठा आपल्या बापावर ठेवा, छत्रपतीवर ठेवा, देशावर निष्ठा ठेवा अशी विनंती करतो आणि सगळ्यांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो. जय जय महाराज. मेलघाट में 2 दिवसीय फगवा उत्सव का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के मेलघाट में यह उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें भाग लेने के लिए सांसद नवनीत राणा भी पहुंची। मेलघाट के आदिवासी समुदाय की विभिन्न परंपराओं, उनके प्राकृतिक जीवन शैली, उनके ज्ञान के पारंपरिक धन को प्रदर्शित करने वाले फगवा उत्सव का उद्घाटन रविवार को धारनी के कोठा स्थित ग्राम ज्ञानपीठ संपूर्ण बाम्बू केंद्र में सांसद नवनीत राणा ने किया। राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिसंबर में अपनी अमरावती यात्रा के दौरान फगवा पर्यटन महोत्सव की घोषणा की थी। इसी के तहत पर्यटन निदेशालय व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार से 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई। उत्सव में ढोल व बांसुरी का संगीत, आदिवासी कलाकारों का नृत्य खास रहा। सांसद राणा ने आदिवासी भाइयों के समूह नृत्य में भाग लिया और उनका उत्साह बढ़ाया। सांसद राणा ने कहा कि मेलघाट में होली पर्व का विशेष महत्व है। उत्सव का स्वरूप व्यापक हो ताकि यहाँ की आदिवासी संस्कृति की दृष्टि और महत्व पूरे देश में पहुँच सके। राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। बजट में अमरावती मंडल के साथ साथ आदिवासियों के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा सड़क योजना जैसी कई योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जिस तरीके से वृंदावन में पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वृंदावन की होली जिसे पहचानी जाती है, उसी तरीके से अगले साल से होली और फगवा उत्सव हमारे क्षेत्र में भी उसी लेवल पे होना चाहिए जहां पर पूरे देश में पता लगे कि आदिवासियों की होली किस तरीके से मेलघाट में मनाई जाती है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है।
मेलघाट में आदिवासियों का मेघनाथ बाबा यात्रा पर्व का उत्साह बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आदिवासी भाई पारंपरिक नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखे। होली आदिवासियों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आदिवासी होली 5 दिनों तक चलती है। मेघनाथ बाबा यात्रा होली के बाद मेलघाट में शुरू होती है। आदिवासी लोगों में इस तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। आदिवासियों की मेघनाथ बाबा में बहुत आस्था है। इस यात्रा में 50 से 60 फीट ऊंचे 3 लकड़ी के खंभों पर पूजा की जाती है और एक परंपरा है कि इस पर मन्नत अदा की जाती है। इस मेघनाथ बाबा यात्रा के दौरान आदिवासी भाई पारंपरिक नृत्य करते हैं और खुशी मनाते हैं। फॉलो करत आहे मी तिवसा शहर में नेशनल हाईवे पर पान टपरी चला रहे एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रंगदारी कर रहे कुछ लोगों ने पान टपरी चालक कीर्ति कुमार दावले को डंडे से सिर पर मार दिया, जिससे पान ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तिवसा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में तिवसा पुलिस ने आरोपी पप्पू उर्फ पारस शंकर अवध और ऋषिकेश राजनकर के खिलाफ धारा 324, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी फरार है और पुलिस आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है। ज्ञात हो कि यह हमला हफ्ता वसूली के नाम पर शहर में दहशत फैलाने के प्रयास से किया गया था और इस घटना से शहर में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। पिछले 2-3 सप्ताह से वातावरण में बढ़ते पारे को देखते हुए कई लोगों ने इस गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इसका एक हिस्सा यह भी है कि कई लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय साधारण मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। इसलिए इस साल कुंभार के मिट्टी के घड़े की मांग बढ़ गई है। अमरावती में बीते कई दिनों से भारी गर्मी पड़ रही है। पारा करीब 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी में से एक है मटका। गर्मी शुरू होने से ही मटकों की मांग बढ़ जाती है। इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अंबानगरी की सड़कों पर कुछ इस तरह कारोबारी मटकों की दुकान सजा रहे हैं। इनमें कई किस्म के मटके आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इन मटकों में इस्तेमाल किया गया मिट्टी भी काफ़ी उच्च दर्जे का है। यही कारण है कि मटकों की गुणवत्ता ग्राहकों को लुभा रही है। हालांकि ये बात भी है कि पिछले कुछ दशकों में इन घड़ों की मांग घटी है। आज के डिजिटल युग में मटकी बनाने के लिए कुम्हारों के लिए आवश्यक मिट्टी, लकड़ी, ग्रे प्राप्त करना मुश्किल हो गया। इससे इन कुम्हारों का कारोबार ठप हो गया। लेकिन 2 साल पहले आए कोरोना काल और उसमें कई लोगों की गिरती आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई लोग गले की समस्या का सामना करने के बजाय फ्रिज का इस्तेमाल कम करके, बिजली का भी इस्तेमाल कम करके साधारण मट से पानी पीना पसंद कर रहे हैं। महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन लागू की जाए। अन्य मांगों को लेकर बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को सड़क रोक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह आंदोलन EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से होगा और पेंशनधारियों ने शनिवार को हुई बैठक में एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेने का संकल्प व्यक्त किया।
कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना 1995चे आम्ही सदस्य आहोत आणि संपूर्ण भारतात जवळपास 70 लाख पेन्शनर्स आहेत. परंतु या पेन्शनर्सना फक्त 1000 ते 3000 या दरम्यान पेन्शन मिळत आहे आणि या अन्यायाविरुद्ध या अन्यायकारक मागणीसाठी आम्ही 1916 पासून या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. आमची प्रमुख मागणी आहे की कमीत कमी 7500 आणि त्यावर आधारित महागाई भत्ता देण्यात यावा आणि 2016ला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे मूळ पगारावर ऍक्च्युअल बेसिक आणि मूळ पगार याच्यावर आधारित पेन्शन देण्यात यावी. परंतु हा लढा सुप्रीम कोर्टामध्ये 2016 पासून सुरू आहे आणि 2022 नोव्हेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. त्याविरुद्ध सुद्धा ईपीएफओची भूमिका अत्यंत नकारात्मक आहे आणि याबद्दल 4 महिन्यात जे ऑप्शन्स फॉर्म भरून देण्याचे होते त्याच्यासाठी सुद्धा अनेक प्रकारच्या अडचणी या ठिकाणी निर्माण केल्या जात आहेत. या सर्व अन्यायकारक बाबींचा निषेध म्हणून 15 मार्चला आम्ही सकाळी 11 वाजता रहाटगाव चौकामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत, जेणेकरून केंद्र सरकारला या समस्येची जाणीव होईल आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होतील. धन्यवाद. न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़.